अस्सलाम वालेकुम। पहले चेस्ट पेन का मैं बता रहा था, फिर मेरा ख्याल था कि इसका लंबा हो जाएगा ज़्यादा। ऑलरेडी पहले वाला मैंने लंबे हो गए थे। मैंने कहा दूसरा थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफिंग दे दूं कि हमें कॉमन लोगों को क्या कर सकते हैं। एक तो यह है कि चेस्ट पेन में 50% नॉन कार्डियक चेस्ट पेन एडमिट होनी चाहिए। उसका मतलब है आपका स्टैंडर्ड अच्छा है, आप केयरफुल हैं, आप ज़्यादा लाइफ सेव कर सकते हैं। दूसरा यह है कि उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारी गाइडलाइन आती हैं, अमेरिकन जो सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी है, और इस तरह की जिन्होंने गाइडलाइन जो 2023 में भी आई थी, उसके अंदर दिखते अगर आपके एबनॉर्मल ईसीजी है और क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में लग रहा है कि इनको जो है दिल की उनको एडमिट कर लेना चाहिए। अगर स्टेबल है तो उसको उसकी असेसमेंट कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसकी मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, या फिर वर्किंग डायग्नोसिस शुरू में ही कर लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या कहा करते हैं कि अगर किसी को चेस्ट पेन है और वो हार्ट की वजह से है, हार्ट हो अटैक हो रहा है, तो उसमें एक्शन लेना जल्दी लेना चाहिए। आम कॉमन हमारे इस्तेमाल होती है कि टाइम इज मसल, यानी हार्ट अटैक का मतलब क्या है कि दिल के हिस्से को खून नहीं मिला और वो डैमेज हो गया, परमानेंट डैमेज होता है। तो जितनी जल्दी आप इंटरफियर कर सके उतना ही अच्छा होता है। तो हम कहते हैं टाइम इज मसल, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना मसल सेव कर लेंगे। जितना मसल सेव हो जाएगा, हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी जो है ना बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी। फिर आपका उसके बाद आपको मैनेजमेंट होती है। फिर उसके बाद इवन लंबी देर तक उसको फॉलो अप करना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव। फिर आपका फाइनल डायग्नोसिस होना चाहिए, उसके बाद फॉलो अप होना चाहिए। उसमें पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट है, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि वो चाहे प्राइमरी प्रिवेंशन है या बाद में सेकेंडरी प्रिवेंशन के आ जाते हैं, जब वाकया हो गया उसके बाद भी आपने उसको फॉलो अप करते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं हमें सबको। मेरा तो ख्याल है कि ऐसा कोई होना चाहिए जिसके अंदर यहाँ पता लगे कि हमारे शहर के अंदर नियरेस्ट एमरजेंसियाँ कौन कौन सी हैं जहाँ पे चेस्ट पेन को देखा जाता है। फिर दूसरा उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहाँ एंजियोग्राफी हो सकती है। क्योंकि द बेस्ट ट्रीटमेंट आपकी हार्ट अटैक के बाद ये नहीं है कि आप उसको दाखिल करके उनको वो ऑक्सीजन लगा दें और मॉनिटर कर लें। और वो जो पुराने ज़माने में हमारे पास तो था ही नहीं, एंजियोग्राफी होती नहीं, स्टेप टेस्ट लगा देते थे। यूरोकाइनेस जो क्लॉट बस्टर है उससे रिकवरीज होती थी, लेकिन रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे जितने ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के हैं। प्राइमरी मीन्स के जैसे ही हार्ट अटैक आपको पता लगा, आपने उसको धकेलते हुए कैथ में ले गए और कैथ में जाके इससे पहले के परमानेंट डैमेज वो खोल देते थे। तो हमें पता होना चाहिए हमारे यहाँ शहर में किस किस जगह पे किस वक्त में एंजियोग्राफी अवेलेबल है। जैसे अब दिन दिन के टाइम अवेलेबल है तो आप दिन के टाइम वहां जा सकते हैं। वहां पे 5 6 4 6 डॉक्टर तो हमेशा कार्डियोलॉजी के होते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन आप जाएं, टाइम ज़ाया करें। जैसे हमारे पास पॉली क्लिनिक में कभी भी एंजियोग्राफी नहीं थी, अब आ जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन वहां पे एडमिट कर लेना और उसको रखे छोड़ना 12 14 घंटे, हार्ट अटैक होगा 20 लोगों को ऐसे हुआ और वो फिर उसको तो हो गया डैमेज। मैं बता रहा था कि वो टाइम टाइम इज मसल की बात है कि जितना टाइम जल्दी एक्शन हो जाएगा तो लोग को दकिया ने उसी तरीका तो पुराना मैं कहता हूँ वो भी है, जहाँ पे नहीं अवेलेबल वहाँ तो वो ब्लेसिंग है। लेकिन यूजुअली आजकल इतने सेंटर बन गए हैं जहाँ पे एंजियोग्राफी अवेलेबल है। मेरा तो उससे कोऑर्डिनेशन, क्योंकि मेरा वो जूनियर कॉलेज में मुझसे जूनियर थे, लेकिन कार्डियोलॉजी में हम इकट्ठे थे, रूममेट थे। अल्लाह उसकी मगफरत करे, उसको किसी ने मर्डर कर दिया था वो। लेकिन मेरा उससे बड़ा कोऑर्डिनेशन होती थी। मैं तो ऐसे करता था कि मुझे पता चल जाता था कि यह है और ये एक्यूट स्टेज है, तो मैं उनको रेफर कर देता था उससे बात करके। उसने, मुझे याद है कि एक बार डॉक्टर साहब एक हमारी थी, मैं तो उनको नहीं जानता, लेकिन आगे ही उनको कोई चेस्ट पेन थी और उनको इंटीरियर वॉल एमआई था। दो बेटियां डॉक्टर थी, उन्होंने दोनों साथ थी, एक पिम्स में होती है, एक पोली क्लिनिक में थी। तो मैंने उनको देखा तो हमारे यूनिट ने एडमिट कर लिया और वो उनको करना चाहते तो मैंने उनको कायल किया कि मैंने कहा जी इसको तो आपने इनको वहां भेजें, उसको वहां पे, यहाँ पे तो आप रख छोड़ेंगे हम 12 14 घंटे, तो हार्ट अटैक तो हो गया, हो रहा है ये हार्ट अटैक, अभी रिस्क थोड़ा सा ले लेते हैं। तो मुझे मुखालफत भी की मेरे कुलीग ने, कहा जी ये क्या जरूरत है, मगर रिस्क रास्ते में कुछ हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो इनको करूंगा। मैंने कहा आप अगर एग्री करती हैं तो मैं इनको शायद से बात करता हूँ। मैंने शायद से टेलीफोन पे आ गए। मैंने शायद कहा डॉक्टर साहब हैं, इनकी बेटियां डॉक्टर है, आपके पास है, एक हमारे पास है,
इसको इंटीरियर वॉल है, मैं इसको प्राइमरी के लिए आपके पास भेजना चाहता हूँ। उसकी लाइन वाइन लगी हुई है, तो डॉक्टर साहब साथ आएंगे, एम्बुलेंस वगैरह अरेंज करते करते टाइम लगेगा। मैंने डॉक्टर साहब को कहा है कि अगर थोड़ा सा रिस्क ले लें तो मेरा ख्याल है पहुंच जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम लेके आओ, मैं डॉक्टरों को अपने भेजता हूँ, वो वहां से उनको सीधा कैथ में लेके जाएंगे। तो वो मैंने खैर उनको बड़ी मुश्किल से ही, व्हील चेयर तक नहीं मुझे मिल रही थी, तो मैंने व्हील चेयर पे उनको ट्रांसफ़र किया गाड़ी में। दोनों बच्चियां जो डॉक्टर थी वो ले गई उनको, और वो कहते हैं जी वहाँ गए तो उन्होंने उसी तरह कहीं कोई कोई पेपर शेपर नहीं बनाए, लिखते भागते भागते कैथ में ले गए, कैथ में ले गए, कैब में जाके उनकी प्राइमरी हो गई और वो बहुत अच्छा रिकवर कर गई, उनका कोई इन्फाक्ट हुआ ही नहीं है। सो मच सो कि मुझे याद है कि जब वो मुझे फॉलोअप के लिए आई बड़ी खुश थी, कोई तकरीबन को 2-4 हफ्ते के बाद, तो मैं एको कर रहा था, तो मेरे बिल्कुल नॉर्मल हार्ट था, उनका कंट्रैक्शन नॉर्मल थी, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल थी। तो हमारे डॉक्टर शहबाज भी आ गए, कहते तुम क्या हरकत एको ही करते रहते हो, क्या जरूरत थी। तो वो डॉक्टर बैठी थी, डॉक्टर साहब ने कहा जी कि ये बस ये इनको हार्ट अटैक हुआ था। वो क्योंकि देख रहे थे, कहता कौन कहता है कि हार्ट अटैक हुआ, ये हार्ट अटैक ऐसा होता है, कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ, ऐसे ही ये इनाम हरकत एको करता रहा। मैं अंदर से मुस्कुरा रहा था, मैंने कहा ये इनको पता वता कोई नहीं है कि क्या हुआ है। तो मेरे ईसीजी लाओ जाके, जब उसने डॉक्टर साहब ने इनको ईसीजी दिखाई तो उठ के खड़े हो गए, दोबारा नहीं ये इनकी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जी यही है। तो मैंने कहा जी आप नहीं करते हैं ना, तो मैंने ये कराया है, प्राइमरी कराई है, प्राइमरी का रिजल्ट देख लें आप। तो चुप कर गए, कहने लगे ये इसका कमीशन लेता है ये तो मैंने हंस के मजाक से कर रहे थे, उनका मतलब ये नहीं था, लेकिन ऐसे होता है बड़ी अच्छी रिकवरी। तो आपके जेहन में पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ कौन से हॉस्पिटल हैं जिसमें 7/24 जैसे वो दुकानें होती हैं जहां जहां, अब तो यहाँ भी खुलने लगी हैं, जिससे हफ्ते में दिन में 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन वहाँ पे एंजियोग्राफियाँ होती हैं, वो लोग प्राइमरी करते हैं। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। NICVD में जब हम थे वहाँ पे ये कर रहे थे, अब तो उन्होंने बहुत एक्सपेंड कर दिया, इधर भी अब बहुत सारे सेंटर बन गए हैं जहाँ कोई आप राउंड द क्लॉक वहाँ पे डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट, सीनियर डॉक्टर मौजूद होते हैं, वरना वो क्लोज एट हैंड होते हैं। तो उनको आपको पता नहीं चाहिए टाइम वेस्ट करना, पहले उधर गए, उधर जाके उन्होंने लाइनें ECG कराई, टेस्ट करवाए। जैसे ही आपको शक है कि आप हैं एंजाइम का इंतजार ना करें, उनको उस फैसिलिटी में भेजें। बल्कि लोगों को चाहिए कि वो उनको पता हो कि कहाँ पे एंजियोग्राफी इस वक्त हो सकती है, दिन में हो सकती है तो ठीक है, टीम्स चले जाए। हमारा तो, मैं तो इधर की बात कर रहा हूँ, अगर नहीं है रात का टाइम है तो रात को पीएम में होती है, मेरा नहीं ख्याल हो रही अभी, तो कहीं चले जाए, कुलसूम में जा सकते हैं, वहाँ शिफा जा सकते हैं, RIC बहुत अच्छा सेंटर है, AFIC बहुत अच्छा सेंटर है जहाँ राउंड दी क्लॉक 24 आवर्स अ डे और 7 डेज ए वीक में होती हैं। तो बहुत बहुत अच्छा रिमार्केबल रिजल्ट है, बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो ये आपके जहन में होना चाहिए और ये कॉमन नॉलेज होना चाहिए, मीडिया को, इनको सबको इनको बताना चाहिए कि इस वक्त ये सेंटर हैं जहाँ पे वो लोग करते हैं। तो बहरहाल वो मैंने कहा था, फिर वो चेस्ट पर हो ही गई, आपने किया प्राइमरी हो गई तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो उसके लिए प्रोटोकॉल वगैरह उन्होंने कहा था कि जी आता है तो आपने क्या करना है, वो मैं उसको डिटेल में ले लूंगा। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि जो आपको पता चल गया, आप जब तक आप जा रहे हैं उसको, वो कहते हैं जी वो जो एक प्रोटोकॉल उन्होंने बनाया हुआ जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी आप इसको 2 गोली डिस्प्रीन, इवन 1 भी पानी में घोल के दे दें, और जो एंटी प्लेटलेट है एस्प्रीन जो है क्लॉट को बनने से रोकती है, इसी तरह दूसरी एंटी प्लेटलेट्स हैं, प्लेविक्स है, फिर वो आप आजकल वो पहले प्रेजोगिल है, प्रेजोगिल से पहले परसांटिन होती थी, वो तो आउट ऑफ फैशन होगी, उसके कुछ साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से विड्रॉ हो गई। फिर प्रेजोगिल है, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की वो दवाई है और उससे ब्रीडिंग के भी चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना उससे ब्रीडिंग का भी इम्कान है। पर्टिकुलर ग्लोर आ गई है अब, ये 90 मिलीग्राम की है। आप सबसे पहले हो सके तो 2 गोली डिस्प्रीन पानी में घोल के दे दें, और दूसरा उसके बाद अगर ये जो प्लेविक्स है, क्लोपिडोग्रिल है, ये भी 600 मिलीग्राम तक लोग देते हैं। नहीं है तो फिर आप प्रेजोगिल 60 मिलीग्राम दे दें, नहीं है तो टिक्लाग्लोर 90 मिलीग्राम है। ये 3-4 ऑप्शन है, और सबसे बेस्ट ऑप्शन उनकी जो है ना रेफरल है किसी अच्छे सेंटर के अंदर, तो वो करना चाहिए
नॉर्मली एक मोना के नाम से एक प्रोटोकॉल है जिसमें कहा जाता है कि मोना एम फॉर मॉर्फिन है, कि दर्द है शदीद तो मॉर्फिन दे के उनको सेडेट करे। दूसरा ओ से ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन देनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन ये मुझे लेटली मुझे भी इतना पता नहीं था कि नॉमॉक्सिया है जिसके अंदर उसकी सैचुरेशन नॉर्मल है उसकी, या वो 96% से ऊपर है, तो कहते हैं कि उनको ऑक्सीजन नहीं देनी चाहिए, कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है ज़्यादा ऑक्सीजन देने से, कि वो उसके लिए उससे खून की नालियां तंग हो जाती हैं। ये मतलब अजीब तरह की बात है कि आप ऑक्सीजन दे रहे हैं उसके लिए कि, और अगर वो हाइपर ऑक्सिक है यानी ऑक्सीजन ज़्यादा है उसकी, तो नालियां बजाय उसको खुलने के ना वो सिकुड़ जाती हैं, वो तो ऑक्सीनेशन वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। तो ये एहतियात करनी चाहिए। नॉर्मली अगर नॉमॉक्सिया है तो ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, अगर हाइपर ऑक्सिया है तो बिल्कुल नहीं देनी। उसके बाद फिर आपका जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट ये जो जुबान के नीचे रखने वाली एंजासिड है, ये आपने इवन 5 डोजेस तक थोड़े थोड़े वक्त के बाद रख सकते हैं। उसके बाद आईवी इन्फ्यूजन शुरू कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो कि बड़ी जरूरी है। तो ये बहुत ज्यादा जो है ना फायदे वाली चीजें हैं, जिससे आप कम से कम इमरजेंसी को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लॉट को डिसॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी एम यह है कि हमने ऐसे सेंटर में इनको रैपिडली जल्दी से शिफ्ट करना है जहां पे ये प्राइमरी एंजियोग्राफी की, प्राइमरी जो एंजियोप्लास्टी की मौके पे देर एंड देन हो जाए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर इसको बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसको बाद में भी इसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये इनके दवाइयों के बारे में भी हम किस वक्त बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।